आज की जो फिज़िक्स की एग्ज़ाम थी दैट इज़ 27 Feb 2023, तो उसके जो सॉल्यूशंस है वो हम देखेंगे। सेक्शन ए का जितने भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, और उसके जो आंसर्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें है क्वेश्चन सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन है इफ n is the number of molecules per unit volume and d is the diameter of the molecule, the mean free path lambda of the molecule is। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर क्यों है? क्योंकि बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको ये टॉपिक दिया हुआ है, उस टॉपिक में मीन फ्री पाथ करके लास्ट में जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू मीन फ्री पाथ का ये जो फॉर्मूला इसमें आपको दिया है दैट लैम्बडा विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय वी। बुक में देखेंगे तो आपको ये आंसर दिया हुआ है, और हमारा ऑप्शन सी जो दिया है वो कुछ इस तरीके से दिया है, और वो ऑप्शन है हमारा दैट इज 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 एन डी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो n का वैल्यू यहाँ पे होने वाला है वो है n बाय v। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर दिस n इज इक्वल टू व्हाट, इट इज n बाय v। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में बोला है n इज व्हाट, तो n आपको लिखा के दिया है n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि किसी कंटेनर में अगर आपने गैस ली है सो इट हैज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर में रहेंगे, और वो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको n से इंडिकेट कर दिया गया है, और पूरे इसका कुछ वॉल्यूम रहेगा तो वो वॉल्यूम जो है v से इंडिकेट कर दिया गया है। ऑब्वियसली इस तरीके का अगर कंटेनर रहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज डिनोटेड बाय n, और इसका जो टोटल वॉल्यूम है v, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अगर v करते हैं पूरे इसका वॉल्यूम, तो ये जो है ये कहलाएगा आपका यूनिट वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो 100 है, और वॉल्यूम इसका कितना है, तो वॉल्यूम इसका कंसीडर कर लो कि ये 50 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 50 अगर आप करने जाओगे तो ये हो जाएगा 5 टू 10, मत को लिख सकते हैं 2 पर मीटर क्यूब। 2 पर मीटर क्यूब मतलब 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 मीटर क्यूब में, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका तो पूरा वॉल्यूम ऐसा 50 है, लेकिन ये इसका वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब है। तो 1 मीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर में रहेंगे। इसका मतलब ये होता है। तो बेसिकली ये क्या इंडिकेट कर रहा है? n इंडिकेट कर रहा है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो n इंडिकेट करता है। और आपको बुक में भी n जो है वही बोला है दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम, तो दैट इज पर यूनिट वॉल्यूम। लास्ट में जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम करके आपको मिलेगा। सो दिस इज द आंसर, सी इसका आंसर रहेगा, सी करेक्ट आंसर रहेगा। और यहाँ पे n जो इंडिकेट कर रहा है वो n बाय v इंडिकेट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो ये कंसिस्टेंट होता है विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि इट इज रिलेटेड विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरे इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन दैट इज एनर्जी। अब थर्ड जो क्वेश्चन आपको दिया है जिसमें बोलियन एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया है, और बोला गया है कि दैट y इज इक्वल टू a प्लस बी बार इज द बोलियन एक्सप्रेशन फॉर। तो किसके लिए ये बोलियन एक्सप्रेशन होता है? सो
सो एज वी नो दैट और गेट जो होता है, और गेट के लिए जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो होता है a प्लस बी, और यहां पे तो आपको दिया है a प्लस बी का बार, ठीक है। तो a प्लस बी जो होता है वो अगर और गेट होता है और उसके ऊपर में ऐसा बार अगर आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नॉट गेट रिप्रेजेंट करता है। तो a प्लस बी जो है वो और गेट और उसके ऊपर में लगा है बार, तो इसका मतलब ये होना चाहिए नॉर गेट, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंट करता है बूलियन एक्सप्रेशन, ये कौन से इसको रिप्रेजेंट करता है, तो नॉर गेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है दैट द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच रिमेन्स अनचेंज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज। तो मान लो आप कंसीडर करते हो कि एक लाइट रेस, मान लो रेड कलर की लाइट है जो मीडियम 1 में से मीडियम 2 में जा रही है, मीडियम 1 में से मीडियम 2 में अगर जाती है तो उस रेड कलर की लाइट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो जनरली आपको ये जो चेंज देखने को मिलता है उसके वेवलेंथ में चेंज देखने को मिलता है, वेवलेंथ में चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पे वेवलेंथ अगर आप लैम्बडा 1 लेते हो, यहाँ से यहाँ तक का वेवलेंथ रहेगा, तो वैसे यहाँ पे इसका जो वेवलेंथ है लैम्बडा 2 देखने को आपको मिलेगा। अगर लाइट रेज की वेलोसिटी मान लो v1 है पहले मीडियम में, तो वेलोसिटी में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा अगर वो दूसरे मीडियम में जाता है। लेकिन उस पर्टिकुलर लाइट रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम में जो रहेगी वो सेम रहेगी। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी 1 लेते हो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 लेते हो, तो ये जो फ्रीक्वेंसी 1 और ये जो फ्रीक्वेंसी 2 होती है वो सेम फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि लाइट रेज जब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो क्या चेंज नहीं करता, तो वो उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता, ठीक है। दोनों में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सेम होता है दोनों। तो इस तरीके से ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है इफ a circular coil of 100 tons with a cross section area of 1 meter square is kept with its plane perpendicular to the magnetic field of 1 Tesla, the magnetic flux linked with the coil will be। तो यहाँ पे आपको कॉइल के बारे में बताया गया है। सो वी कंसीडर देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल हम बोलेंगे। एक कॉइल है जिसके n टर्न्स है और आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि कितने टर्न्स है, तो उन्होंने बोला है कि 100 टर्न्स वाला ये सर्कुलर कॉइल है। मतलब यहाँ पे आप n का वैल्यू जो है वो 100 ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बोला गया है विथ अ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, बेसिकली ये सभी जो सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं इसका जो एरिया रहेगा वो सेम रहेगा। सेम सर्कल आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो सभी का एरिया मतलब ए का वैल्यू जो है वो 1 मीटर स्क्वायर दिया है। इसका अगर आप एक एरिया कंसीडर करोगे, इतना इसका सर्कुलर वाला पूरा एरिया अगर आप कंसीडर करोगे तो वो है 1 मीटर स्क्वायर। आगे बोला गया है विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो सर्कुलर कॉइल आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपने इसका एरिया ये कंसीडर कर लिया है तो इसका जो प्लेन है, इसका ये जो प्लेन है, तो ये प्लेन जो है परपेंडिकुलर रहेगा, बिल्कुल ये परपेंडिकुलर है टू द मैग्नेटिक फील्ड, टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका ये प्लेन हो गया, जो प्लेन मैग्नेटिक फील्ड से कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो ये है इसका मैग्नेटिक फील्ड। आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड है कंप्लीटली उस प्लेन को परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे मान लो कि ये हथेली कंसीडर करते हैं, ठीक है, या सर्कुलर आप फॉर्म में इसको कंसीडर कर सकते हो। तो हथेली को परपेंडिकुलर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको 1 टेस्ला इतना दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड जो है 1 टेस्ला इतना उसका वैल्यू दिया है और आपको बोला गया है कि ऐसे सिचुएशन में इसका मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब
मैग्नेटिक फ्लक्स आपको निकालना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना रहेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है दैट इज व्हाट इज इक्वल टू वॉट एवर द मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय इट्स एरिया। ठीक है, तो मान लो कि अगर ये एक एरिया अगर आप कंसीडर करते हैं, ये एक ही एरिया अगर आप कंसीडर करते हैं, तो यहाँ से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है वो है, या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास हो रहा है, तो दैट मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय ए हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अभी नंबर ऑफ टर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक एरिया से मल्टीप्लाइड ये एन कर सकते हैं। तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय एन, ये एक एरिया मल्टीप्लाइड बाय एन, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो कॉइल है वो आपको दे देगा, पूरा सर्कुलर कॉइल जो है वो आपको दे देगा। तो आप अभी इसकी वैल्यूज पुट करिए। बी का वैल्यू 1 टेस्ला, ठीक है, एसआई सिस्टम में है, और मीटर स्क्वायर भी एसआई सिस्टम में है। तो 1 टेस्ला मल्टीप्लाइड बाय एरिया है 1, और ये कितने हैं नंबर ऑफ टर्न्स, तो 100 है। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब ये हो जाएगा 100। तो फाई का वैल्यू जो है 100, और फाई का जो यूनिट होता है वो होता है वेबर। ठीक है, सो 100 वेबर इतना मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ऐसी सिचुएशन में ये कॉइल बनाएगा। सो फिफ्थ का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज 100 वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है if theta represent the angle of contact made by a liquid which completely weights the surface of the container then, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है कि कोई एक लिक्विड है जो किसी कंटेनर को कंप्लीटली वेट करता है। ठीक है, तो कोई एक लिक्विड मान लो आपने इसके अंदर में लिया है, और थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसा बोला गया है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जो सरफेस हम लेते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लिक्विड लिया है, इस कंटेनर में अगर आपने लिक्विड लिया है और मान लो ये इस तरीके का कर्व अगर दिखाता है, ठीक है, इस तरीके का कर्व दिखा सकता है, या फिर किसी कंटेनर में अगर आपने लिक्विड लिया है तो ये लिक्विड जो है वो आपको कुछ इस तरीके का भी कर्व दिखा सकता है। तो जो सरफेस होता है फ्रॉम द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड, वहां से जो एंगल आप बनाओगे टू द सरफेस ऑफ दिस लिक्विड, ये एंगल होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये एंगल मतलब लिक्विड के अंदर से, ठीक है, लिक्विड के अंदर से एंगल होना चाहिए, लिक्विड के अंदर से वो एंगल होना चाहिए जिसको आप एंगल ऑफ कांटेक्ट कहोगे। तो लिक्विड के अंदर से जो सरफेस के ऊपर में एक टेंजेंशियल जब आप ड्रॉ करते हो तो जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ऐसा एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना बनेगा ऐसा पूछा गया है अगर ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस लिक्विड को कंप्लीटली वेट करता है। ठीक है, अगर कंप्लीटली वेट करेगा तो, ठीक है, पार्शियली वेट करता है तो इस तरीके का एंगल आपको देखने को मिलेगा, और बिल्कुल भी वेट नहीं करता, वेट का मतलब गीला, थोड़ा सा गीला करेगा तो ऐसा एंगल जो है वो देखने को मिलेगा, दैट इज एक्यूट, और कुछ भी गीला नहीं करेगा तो आपको ऐसा ऑब्ट्यूज एंगल देखने को मिलेगा, थीटा हैविंग सम वैल्यू। लेकिन अगर ये वाटर जो है या लिक्विड जो है वो इस सरफेस से कंप्लीटली वेट हो जाता है, मतलब पूरा सोख सकता है वो, तो तब की कंडीशन में यहाँ पे कोई भी एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं बनता। मतलब ये एंगल जो सरफेस से ऐसा दिखा रहा था एक्यूट, फिर बाद में ऑब्ट्यूज, तो यहाँ पे ये कोई भी एंगल नहीं बनता, ये सरफेस के ऊपर ही इसका एंगल रहेगा। सो हियर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब कोई सॉलिड लिक्विड को कंप्लीटली वेट कर सकता है तो ऐसे वक्त उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो होता है 0 डिग्री। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है द एलईडी इमिट्स विजिबल लाइट व्हेन इट्स, एलईडी का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, एलईडी दैट इज लाइट इमिटिंग डायोड। तो लाइट इमिटिंग डायोड में एक पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर रहेगा, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर रहेगा, और यहाँ पे एक जंक्शन रहेगा। और बेसिकली आप अगर देखते हो तो इसको जो है वो किया जाता है फॉरवर्ड बायस, इसको जो है फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस मतलब पी टाइप जो है वो पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट रहेगा,
और एन टाइप जो है वो निगेटिव के साथ में कनेक्ट रहेगा। तो इस तरीके का जो फॉरवर्ड बायस जो होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसलिए जो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है दैट इज जंक्शन इज रिवर्स्ड बायस, तो रिवर्स बायस तो नहीं होता, जो होता है वो होता है फॉरवर्ड बायस। सो जो पीएन जंक्शन डायोड होता है तो बेसिकली आपको यहाँ पे जो है वो डिप्लीशन लेयर इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव की तरफ चले जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको डिप्लीशन लेयर जो है वो देखने को मिलता है। और डिप्लीशन लेयर पे क्या असर होता है, अगर आपने इसको ऑन कर दिया, तो आपने अगर इसको ऑन कर दिया तो डिप्लीशन लेयर पर यह असर देखने को मिलेगा कि यहाँ से पॉजिटिव होल्स जो है इधर जाएंगे, निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर जाएंगे, तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आते हैं और निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर जाएंगे तो वो पॉजिटिव के तरफ जाने की कोशिश करते हैं और पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो जितना भी डिप्लीशन लेयर यहाँ पे बना हुआ है ये डिप्लीशन लेयर और कम करने का काम करेगा। तो यहाँ पे जो है डिप्लीशन लेयर जो है वो डिक्रीज होता है, डिप्लीशन लेयर जो है वो यहाँ पे और कम होता है। तो डिप्लीशन लेयर जो है यहाँ पे रिड्यूस होगा ना कि इंक्रीज होगा। तो आपको एक और ऑप्शन दिया है इसमें, डिप्लीशन रीजन वाइडन्स, तो वाइड तो नहीं होगा यहाँ पे, डिप्लीशन लेयर वाइड नहीं होने वाला, डिप्लीशन लेयर क्या होता है, कम होता है फॉरवर्ड बायस में। अब ये होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो बैठे हुए होल्स रहते हैं, अगर आप इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके अंदर का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये जैसे एल्यूमिनियम अगर आपने कंसीडर किया और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो ये सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में यहाँ पे एल्यूमिनियम, अगेन सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में यहाँ पे सिलिकॉन के अगेन एक इलेक्ट्रॉन के साथ में ये एल्यूमिनियम इस तरीके से शेयर हो जाता है। और यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन और उसके बाद में यहाँ पे एक होल जो है वो रिमेनिंग रहता है। ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट अगर आपने यहाँ पे डोप कर दिया तो एक होल यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आ रहा है, ये बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन इस होल के थ्रू आगे ट्रैवल करता है, होल के थ्रू जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन और होल का जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो बेसिकली ये जो है होल्स जो है ये यहाँ पे आपको वैलेंस बैंड में दिखेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है कंडक्शन बैंड में होता है, ऐसा माना जाता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपको किस में देखने को मिलेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपको कंडक्शन बैंड में देखने को मिलेंगे। और उसी के नीचे में जो है आप लेते हो वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड में कौन प्रेजेंट रहता है, तो होल्स प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स ये कंडक्शन बैंड में से वैलेंस बैंड में आ रहे हैं, ये कंडक्शन बैंड में से वैलेंस बैंड में आ रहे हैं, सो दैट ये क्या करते हैं, एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं। और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही रेज आपको लाइट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे जो आंसर इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल क्या हो रहा है, रिकम्बाइन हो रहा है, ये इसका मेन आंसर रहेगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, होल एंड इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन। और डी दिया है जंक्शंस बिकम हॉट, तो ऐसा तो कुछ आपको बुक में वगैरह लिखा के नहीं दिया है कि जंक्शन जो है वो हॉट हो जाएगा, ठीक है, एलईडी में ऐसा कुछ लिखा के नहीं दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन होल जो होते हैं वो रिकम्बाइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, और ये क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड टू मेक द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर बिकॉज ऑफ इट्स। तो देखो ट्रांसफॉर्मर जो होता है, ट्रांसफॉर्मर ये कुछ इस तरीके का रहेगा जिसमें एक आयरन का यूज किया जाता है, और वो जो आयरन होता है वो आयरन सॉफ्ट आयरन होता है। ये जो यहाँ पे आयरन यूज किया जाता है दैट आयरन इज अ सॉफ्ट आयरन। हम इसको हिस्टेरिसिस लूप से समझ सकते हैं। हिस्टेरिसिस लूप जो है वो कुछ ऐसा दिखाता है, इधर साइड में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रहता है और यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मटेरियल रहता है,
और ये हिस्टेसिस लूप आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है और ऐसे जाता है, इसके बाद में ये ऐसा, इस तरीके का जो है एक हिस्टेसिस लूप आपको देखने को मिलता है। तो आप इस डायग्राम में देखिए, इस पॉइंट पर जो है वो लिखा है रिटेंटिविटी, ये वाला पॉइंट दिखाता है कोरोसिविटी, कोरोसिविटी, ठीक है। तो अब ये जो सॉफ्ट आयरन होता है, आप बगल की डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपको हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बताया गया है और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में जो है ये ग्राफ आपको दिया गया है। तो इस ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं। देखिए जो हार्ड मटेरियल के लिए आपको बताया गया है, इसमें जो हिस्टेसिस लूप आपको देखने को मिल रहा है वो हिस्टेसिस लूप कुछ इस तरीके का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिटेंटिविटी दिया है, रिटेंटिविटी दिया है, ये देखो यहाँ से ये ओरिजिन से आपको काफी दूर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वही सॉफ्ट आयरन के लिए जो आपको रिटेंटिविटी दिया हुआ है, दिस इज B0 एंड दिस इज B, तो आप ये देख सकते हैं कि सॉफ्ट आयरन के लिए जो रिटेंटिविटी दिया हुआ है ये कुछ ऐसा आपको दिया हुआ है। लुक एट दिस पॉइंट, यहाँ पे देखिए रिटेंटिविटी जो है वो आपको काफ़ी कम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो है हार्ड मटेरियल के लिए जो है वो आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हैं कि सॉफ्ट आयरन जो हम यूज़ करते हैं उसका रिटेंटिविटी जो होता है वो काफ़ी लो होता है। सॉफ्ट आयरन के लिए रिटेंटिविटी जो होता है वो लो होता है या लेस होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, या लेस होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। जबकि हार्ड मटेरियल के लिए आप ये बोल सकते हैं ये रिटेंटिविटी जो होता है वो इसका लार्ज होता है, बोल सकते हैं इसका रिटेंटिविटी जो होता है वो हाई होता है, हाई रिटेंटिविटी ये शो करता है। इसके अलावा जब आप कोरोसिविटी की बात करते हो तो कोरोसिविटी मतलब जितना इधर ज़्यादा रहना वो होता है कोरोसिविटी ज़्यादा, हाई कोरोसिविटी। तो आप सॉफ्ट आयरन के लिए देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो कोरोसिविटी का दिया हुआ है, जो कि सेंटर से, ठीक है, ओरिजिन से आपको काफ़ी कम दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो है ये पॉइंट आपको दूर दिखाई दे रहा है। तो आप ग्राफ से भी ये समझ सकते हैं कि सॉफ्ट आयरन के लिए जो रिटेंटिविटी होता है वो भी कम होता है और जो कोरोसिविटी होता है वो भी कम होता है, ठीक है। तो सो देयरफॉर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज लो कोरोसिविटी एंड लो रिटेंटिविटी। तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया गया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपने देखा होगा इस तरीके का एक ट्यूब होता है, ग्लास ट्यूब होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे एक जो इमीटर है वो लगाया जाता है, ठीक है, विच इज कनेक्टेड विद द बैटरी। बाकी जो है कनेक्शन जो है बैटरी के साथ में रहेगा, ठीक है। आगे में जो होल कंस्ट्रक्शन है आप साइड के डायग्राम में देख सकते हैं। और एक इलेक्ट्रोड जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड होता है। और लाइट रेज जो है इस तरीके से यहाँ पे इंसिडेंट करती है, ये लाइट रेज इस तरीके से इंसिडेंट होती है और लाइट रेज इंसिडेंट होने के बाद में ये यहाँ पे जो ये जो सरफेस है यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करना स्टार्ट कर देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वो आपको दिया है, वो है दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना इसका काइनेटिक एनर्जी आपको दिया हुआ है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा ये आपको पूछा है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब ये होगा कि ये आप जब आप इसको निगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करते हो तो ये जो है निगेटिव पोटेंशियल, मतलब ये निगेटिव पोटेंशियल अगर आपने दिया, मतलब मान लो कि ये जो टर्मिनल है आपका ये निगेटिव बनता है और ये पॉजिटिव बनता है, तो निगेटिव से ये कनेक्टेड रहेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे, ऐसा आप बोल सकते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक आने के लिए ये रोकता है,
तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पीछे पीछे चलने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो उसको रिपेल करने का काम करेगा और इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे पीछे लेके जाने का काम करेगा। तो ऐसा कौन सा पोटेंशियल होता है जो आप यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हो, जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन जो है जिसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रहता है, जो सबसे लास्ट में जाता है, सबसे लास्ट में जाता है मतलब उसके अंदर में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, उतना काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो वो पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल पर वो लास्ट वाले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को भी लेके जा सकता है, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो हमें निकालना है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विच इज इक्वल टू दैट इज चार्ज ऑन दैट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर में क्या चार्ज है, जो पार्टिकल ले रहे हो उसके ऊपर में क्या चार्ज है, और मल्टीप्लाइड बाय दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट। इसका आप यूज कर सकते हैं और आपको निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय इस E को आप इधर लेके आओगे और ये होगा V नॉट। तो इसका मतलब ये बनेगा V नॉट विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय E, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो आपको दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर में। तो यहाँ पे आप वैल्यू लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए ये कूलम में है और वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और आप अगर बुक में देखेंगे आंसर तो आपको V नॉट जो है वो निकाला गया है वोल्ट में, और वोल्ट है ऐसा यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई ऐसा यूनिट नहीं है, कूलम एक ऐसा यूनिट है, तो हमें ऐसा यूनिट में ही आंसर निकालना है। तो ऑब्वियसली इसको आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी है इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल। तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है जूल में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये भी उतना ही वैल्यू आपको देता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे आप लिखोगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो गया जूल, डिवाइडेड बाय अगेन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो ये पूरा जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा दैट V इज इक्वल टू 2 जूल पर कूलम, और 2 जूल पर कूलम इसी का मतलब ये होता है दैट इज 2 वोल्ट। तो V नॉट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कितना बनेगा आपका 2 वोल्ट। तो आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है और बोला है द रेडियस ऑफ 8th ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम विल बी मोर देन दैट ऑफ 4th ऑर्बिट बाय अ फैक्टर ऑफ। तो यहाँ पे आपको बोला है कि, तो यहाँ पे आपको जो एटम दिया है वो है हाइड्रोजन एटम और उसके ऑर्बिट के बारे में बताया है, और ऑर्बिट लिए गए हैं 4th वाला ऑर्बिट और 8th वाला ऑर्बिट। तो ये मान के चलते हैं कि ये जो ऑर्बिट है ये 4th नंबर का ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू 4, और उसी के कहीं तो भी आगे में यहाँ पे हम लेते हैं कि ये 8th नंबर का ऑर्बिट रहेगा। लेट अस कंसीडर दिस इज द ऑर्बिट, और ये कौन सा ऑर्बिट है, तो n इज इक्वल टू 8 नंबर का ये ऑर्बिट है। तो आपको पूछा गया है कि जो 8th वाला ऑर्बिट रहेगा उसका जो रेडियस है उसको मान के चलते हैं कि r8 है, वो रेडियस 4th नंबर के जो ऑर्बिट का जो रेडियस रहेगा, 4th नंबर का जो ऑर्बिट है उसका जो रेडियस रहेगा उसके कितने फैक्टर के बराबर है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए एक फॉर्मूला है रेडियस का और उसके ऑर्बिट का। तो ये फॉर्मूला ये है दैट इज दैट रेडियस विच इज इक्वल टू a0 n रेज टू द पावर 2, ऐसा फॉर्मूला है। बुक में देखेंगे तो ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए a0 का वैल्यू रहेगा जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, जो आप साइड में देख सकते हैं। इसको लिखा जाता है दिस इज Rn विच इज इक्वल टू a0 n रेज टू द पावर 2। अब मान लो आप
आप ये जो है ये 8th ऑर्बिट के लिए बोलना चाहते हो तो n का वैल्यू हो जाएगा 8, आप लिखोगे फॉर 8th ऑर्बिट। तो 8 ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 8 लिखोगे और ये हो जाएगा R8 विच इज इक्वल टू A0 क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, और यहां पे आएगा 8 का स्क्वायर, ये n का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। सिमिलरली आप लिखोगे फॉर 4th ऑर्बिट, 4th ऑर्बिट के लिए लिखोगे तो n का वैल्यू हो जाएगा 4 और यही फॉर्मूला बनेगा R4 विच इज इक्वल टू A0 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इसको सिंपली हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा R8 और R4 विच इज इक्वल टू, ऊपर में आएगा ये A0, 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे आएगा A0, ये होगा 4 का स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं R8 डिवाइडेड बाय R4 विच इज इक्वल टू, ये कैंसल, 8 का स्क्वायर मतलब आप ऐसा करोगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 और यहाँ पे लिखोगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। सो दिस इज व्हाट 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। सो R8 डिवाइडेड बाय R4 विच इज इक्वल टू, ऊपर में आएगा 2 2 जा 4, नीचे में आएगा 1, या फिर इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं दैट इज R8 विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय R4। सो ये जो 8th वाला ऑर्बिट है ये 4 गुना, ठीक है, बड़ा है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ 4th ऑर्बिट, 4 गुना बड़ा है। तो जो फैक्टर आ रहा है वो कौन सा फैक्टर आ रहा है, 4 वाला फैक्टर आ रहा है। तो इसलिए जो ऑप्शन राइट रहेगा वो राइट वाला ऑप्शन है, दैट इज बी ऑप्शन। द रेडियस ऑफ 8th orbit of electron in hydrogen will be more than that of 4th orbit by a factor of 4. So I hope आपको ये जितने भी 10 क्वेश्चन दिए गए थे जस्ट लेटेस्ट इस एग्जाम में, जो बोर्ड की एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चंस आपको 10 पूछे गए, उसके जो 10 आंसर हैं वो पूरे के पूरे आपको इस वीडियो से मिल गए होंगे विथ द एक्सप्लेनेशन। और इसके आगे के भी अगर मान लो आपको न्यूमेरिकल चाहिए होंगे जो इस बोर्ड एग्जाम में आए हैं, उसको भी सॉल्व करके चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो भी आपको सॉल्व करा दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।